हेलो स्टूडेंट, आज हम परमाणु संरचना कॉम्पिटिटिव का लेक्चर लेंगे। अब इसमें जो हम लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी पढ़ रहे हैं, इसमें हमें है एक क्वेश्चन आता है लाइनों की संख्या, नंबर ऑफ लाइंस। तो देखो ये जो लाइनों की संख्या है, जैसे देखो ये एक कोस, ये दो कोस, ये तीन कोस, ये चार कोस, ये पांच, 1 2 3 4 5। अब यदि इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आता है, तो देखो ये दूसरे से पहले में आया है तो इसमें एक संक्रमण होगा, मतलब इसमें एक लाइन प्राप्त होगी। यानी देखो मतलब यदि अपन ऐसा माने कि हमारे पास बहुत सारे रैक हैं, तो दूसरे रैक से जब वो नीचे ढुड़केगा तो वो केवल पहले रैक में आ सकता है। अब तीसरे में है कोई गेंद, तो वो तीसरे से दूसरे में भी आ सकती है और तीसरे से पहले में भी आ सकती है। देखो अब इसकी संभावना देखना है, तीसरे से पहले में भी आ सकती है और तीसरे से दूसरे में भी आ सकती है। ठीक है, तीसरे से दूसरे में भी ये आ सकती है। अब इसमें और दूसरे से पहले में भी आ सकती है। तो इसमें देखना, अब इसमें जो है ये कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे में है, तो वो देखना ये गेंद कितनी, तो देखो इसमें इसके लिए सूत्र है n इंटू n माइनस 1/2। मतलब यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश से पहले कोश में आता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश से पहले कोश में आता है, तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस होंगी n इंटू n माइनस 1/2। लाइनों की संख्या होगी n इंटू n माइनस 1/2। अब यदि अपन लेते हैं पहला, देखो दूसरे से पहले में, तो देखो 2 से 1 में, तो ये होगा 2 ऋण 1/2, तो ये हो गया 1 बराबर 2/2 बराबर केवल लाइन प्राप्त होगी 1। अब हमने कहा तीसरे से पहला, तो देखो तीसरे से पहला, तो ये रखेंगे 3 ऋण 1/2, तो हो जाएगा 3 गुणे 2/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कुल लाइन हो जाएंगी 3। अब चौथे से पहला 4 से 1, तो देखो 4 ऋण 1/2, 4 ऋण 1/2, मतलब ये हो गया 4 गुणे 3/2, मतलब 4 3 12, 2 का भाग दिया, तो इसमें प्राप्त होंगी 6 लाइन। तो देखो जब दूसरे से पहले में जाएगा तो 1 लाइन प्राप्त होगी, तीसरे से पहले में जाएगा तो 3 लाइन प्राप्त होंगी, चौथे से पहले में जाएगा तो 6 लाइन प्राप्त होंगी। अब आप और एक ले लो, पांचवें से पहले में जाएगा तो 5 ऋण 1/2 बराबर 5, 4 बचा 5 चौके 20, बताइए हो जाएंगी 10 लाइन। इसमें 10 लाइन प्राप्त होंगी। तो लाइन के लिए जो हमारा सूत्र है नंबर ऑफ लाइंस के लिए क्या है, n इंटू n माइनस 1/2। अब जरा समझना है बेटा, अब इसमें क्वेश्चन आए भैया, हम पहले में नहीं, हमें तो दूसरा करना है। हमने कहा कि क्वेश्चन आया कि 5वें से तीसरे में जाता है, तो कितनी लाइन प्राप्त होगी, 5वें से तीसरे में। तो अब इसको क्या करना है आपको, देखो एक नया फार्मूला और बताना पड़ेगा, तुम्हारा लोड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए तुमको सरलता में ये बता रहा हूँ कि इसको तुम खींच लेना। कैसे खींचोगे, इसको कहते हैं खींचना। कैसे, 5 से 3 मतलब 4 से 2 मतलब 3 से 1, इसका डिफरेंस कितना है बेटा, 2। तो 2 डिफरेंस जो है 1 से 2 बढ़ा कर लेना, 3 से 1, देखो 2 तरीके से। इसका अंतर कितना है, इसका अंतर है 2। तो हमें एक से ऐसा करना है कि उनका अंतर भी 2 के बराबर जाए। तो 1 से 2 में अंतर होगा 1,
1 से 2 में अंतर हुआ 1, 1 से 3, तो ये 5 से 3 जो होगा वो बराबर होगा 3 से 1 के। 5 से 3 बराबर होगा 3 से 1 के। ठीक, अब तो 3 से 1, अब जरा अब तुमको मैं जरा कुछ 2, 4, 10 उदाहरण तुमको देकर मैं बता देता हूँ। देखो जैसे आया 12 से 4, 10 से 3, 9 से 4 या 9 से 5। अब आपको करना है इसमें, तो देखो कैसे इसको करोगे। 12 से कितने का अंतर बेटा, 8 का। यहां हमने लिखा 1, कैसे करें, तो ये हो जाएगा 9 से 1 में भी कितने का अंतर हो जाएगा, 8 का। तो 9 से 1 में कितनी लाइन प्राप्त होंगी, 9 गुणे 9 ऋण 1 बटा 2। क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन 10वें कोष से तीसरे कोष में जाता है, तो इसमें कुल लाइनों की संख्या कितनी होगी। बेटा 10वें से कहा जा रहा है, तीसरे में, अंतर कितने का है, 7 का। तो हमें निकालना कितना, 1। तो कैसे करें, 1 से कर ले 8, अंतर आ जाएगा 7 का। तो जो 10 से 3 में भी उतनी लाइन प्राप्त होगी जितनी 8 से 1 में। तो अब हम क्या करेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इस वाले का 9 ऋण 1 बटा 2। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 8 ऋण 1 बटा 2। 9 से 5 अंतर कितना है बेटा, 4 का। तो यहाँ तो लिखना अपने को लाना है 1 में, तो 1 मतलब 5 फिर से 1 अंतर कितना हो गया, 4, बस 5 ऋण 1 बटे 2, ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो गई कुल लाइनों की संख्या। तो एक बार फिर से समझ लो, कुल लाइनों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2, ये होगी नंबर ऑफ टोटल लाइंस या कुल लाइनों की संख्या। अब इसमें एक न्यूमेरिकल है, तीसरे कक्ष से पहले कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन, पहला न्यूमेरिकल है, तीसरे से पहले में कूदता है, तो इसमें कितनी लाइन प्राप्त होंगी। कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे से पहले में कूदता है तो कितनी लाइन प्राप्त होंगी, तीसरे से पहला। तो देखो तीसरे से पहला में कूदता है तो कुल कितनी लाइन प्राप्त होंगी, 3 to 1। तो सूत्र n इंटू n माइनस 1/2 तो 3 ऋण 1 बटा 2। ठीक, तो ये हो गया 3 गुणे 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो होगी 3। समझने के हिसाब से ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये और ये 3 लाइन होगी। 3 से सीधा 1 में जा सकता है, 3 से 2 में, और फिर 2 से 1 में जा सकता है। और ये तो 1, 2 और 3 कुल मिला के 3 संक्रमण होंगे, तो 3 लाइन प्राप्त होंगी। अगला है छठे से दूसरे में, इलेक्ट्रॉन छठवें से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। इलेक्ट्रॉन छठवें से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, तो हमें तो क्या करना है, 6, इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, 4। ठीक, तो 4 अंतर है, हमें लेना किससे है, 1 से। तो 1 से यदि 5 कर लें तो ये भी अंतर 4 का हो जाएगा। हमारा उत्तर वही का वही आएगा, 5 से 1 मतलब n इंटू n माइनस 1/2, मतलब 5 ऋण 1 बटा 2, तो हो गया 5 चौके 20, मतलब उत्तर आ गया 10। इसमें कुल लाइनों की संख्या प्राप्त हो, इन कुल लाइनों की संख्या होगी 10। ठीक, अब इसमें अब मैं तुमको कुछ उपकोषों की आकृति या शेप बता रहा हूं। तो इसमें जो S उपकोष है, इसकी आकृति होती है गोलाकार, ये होती है गोलाकार। जो P उपकोष है, इसकी आकृति होती है डमरू के
आकार की। ये कहलाती है px, ये कहलाती है py। अब है pz। तो pz जो है वो ऐसी है कि इसकी एक पाली, ये एक पाली है, दूसरी पाली, इसकी एक पाली तल के ऊपर है और एक पाली तल के नीचे है। तो अब देखो, ये हमारा जो ब्लैक बोर्ड है ये 2D है, द्विविमीय है। तो इसमें हम इसको, ये द्विविमीय है इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बता देते हैं इस तरह डेट करके, ये हो गया pz। जो pz जो है एक तल के ऊपर होगा और एक तल के नीचे। तो एस उपकोष की आकृति या सममिति गोलाकार होती है। पी उपकोष जो है इसकी सममिति डमरू के आकार की होती है। और डी उपकोष, द्वि लगा दो केवल, डी उपकोष की सममिति द्विडमरू के आकार की होती है। कॉम्पिटिटिव में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। एस उपकोष गोलाकार होता है, पी उपकोष डमरू के आकार का होता है और डी उपकोष जो है वो द्विडमरू या डबल डंप बेल के आकार का होता है। ठीक, अब इसमें एक शब्द आता है नोड। अब देखो बेटा, इसका हिंदी भी अब आप ज्यादा, मुझे भी नहीं पता है, इसका जो शब्द है नोड। तो नोड दो प्रकार के होते हैं। पहले कहलाते हैं रेडियल नोड, मतलब त्रिज्यीय त्रिज्या नोड, त्रिज्यीय नोड ये होते हैं n-l-1, n-l-1 ये होते हैं त्रिज्यीय नोड। दूसरे होते हैं कोणीय नोड, मतलब एंगुलर नोड, ये होते हैं L। और दोनों को जोड़ दो तो तीसरे हो गए कुल नोड, मतलब दोनों का जोड़, मतलब n-l-1 और प्लस l, तो l से l कट जाएगा तो जाएगा n-1। अब देखो, ये तीन सूत्र हैं, सीधा आपको इसको याद करना है। इसमें कोई ऐसी विशेषता नहीं है, सीधा आपको इनको रटना है। ये होगा रेडियल नोड, ये होगा एंगुलर नोड और ये होगा कुल नोड। अब इसका यूज तो यहां भी लिखे हुए हैं, देखना। अब जैसे उन्होंने कहा कि थ्री पी में 1 2 तीनों निकालना। तो देखो 3p है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, n बराबर 3 और p है l बराबर 1। ये 3 तो है ही है, क्योंकि 3 कोष में s p d f 0 1 2 3 l का मान हो गया 1। बस अब इसे पुट करना बेटा। तो रेडियल नोड कितने हो गए, 3 ऋण 1 ऋण 1 बराबर 1, 3 ऋण 1 बराबर 3 में से 2 गए 1, ये हो गए रेडियल नोड। अब इसके बाद एंगुलर नोड, ये कितने हैं L, इसके लिए L कितना है 1, ये हो गया L। और कुल नोड, तो जो कुल है कुल नोड ये कितने हो गए n-1, तो 3 ऋण 1 बराबर हो गए 2। ठीक, और कोई एक कक्षा ले लेते हैं हम, किसी का भी हम ज्ञात कर सकते हैं। हमने ले लिया 4d, n बराबर 4 और d मतलब l बराबर 2। ये कितना होगा n माइनस l माइनस 1, 4 ऋण 2 ऋण 1, 4 ऋण 2 ऋण 1। ठीक है, तो 4 2 1 3 तर आ गया 1। अब एंगुलर नोड, तो सीधा क्या होगा L, मतलब सीधा हो जाएगा 2।
फिर तीसरा कुल लोड तो कितना होगा n-1 4 ऋण 1 ज्यादा, इन दोनों को जोड़ दो बराबर हो गए 3। तो ये हो गए, ये इसको कहलाते हैं नोड या नंबर ऑफ नोड। ठीक, अब इसमें जो इसके बाद इसमें जो अगला टॉपिक है वो है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। इसमें जो अगला टॉपिक है ये है डी ब्रोगली की तरंगदैर्ध्य। तो जो एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली का सिद्धांत। तो ये क्या होता है कि जो डी ब्रोगली का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार है कि जिस प्रकार से प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, ड्यूल नेचर होता है, मतलब प्रकाश में कण के गुण भी पाए जाते हैं और प्रकाश में तरंग के गुण भी पाए जाते हैं। मतलब प्रकाश कण की तरह भी व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या हम प्रकाश को कण मानकर कर सकते हैं और प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या हम प्रकाश को तरंग मानकर कर सकते हैं। मतलब प्रकाश में कण के भी गुण पाए जाते हैं और प्रकाश में तरंग के गुण भी पाए जाते हैं। मतलब प्रकाश कण की तरह, ये कहलाती प्रकाश की द्वैती प्रकृति, ड्यूल नेचर। मतलब ये कभी कण की तरह भी व्यवहार करता है, कभी ये तरंग। तो डी ब्रोगली नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि जिस प्रकार से प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की भी, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के समान जो छोटे कण होते हैं इनकी भी द्वैती प्रकृति होती है, ड्यूल नेचर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ एक कण भी, कण तो होता है इलेक्ट्रॉन, इसके साथ एक तरंग भी जुड़ी होती है। इलेक्ट्रॉन के साथ कण के साथ साथ एक तरंग भी जुड़ी होती है। मतलब प्रत्येक गतिशील जो कण होता है उसके साथ एक तरंग जुड़ी होती है। इस तरंग को हम द्रव्य तरंग कहते हैं, मैटर वेव्स। और ये जो सिद्धांत है ये सर्वप्रथम बताया डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली ने ये बताया कि प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग भी जुड़ी होती है। इस तरंग को हम द्रव्य तरंग कहते हैं और इस अवधारणा को सर्वप्रथम डी ब्रोगली ने बताया। अब इस तरंग की, अब जब तरंग है तो तरंग की होगी तरंगदैर्ध्य लैम्डा। इस तरंग की तरंगदैर्ध्य बराबर होती है h/p। p होता है संवेग, वेग गुणित द्रव्यमान या h/mv। मतलब ये जो इस तरंग की तरंगदैर्ध्य बराबर होती है h/mv। मतलब m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गति करता है। m द्रव्यमान का कोई कण यदि v वेग से गति करता है तो उससे संबंधित जो तरंगदैर्ध्य है वो होती है लैम्डा बराबर h/p, h/संवेग या h/mv। जहाँ h प्लांक का स्थिरांक है, m उस कण का द्रव्यमान है और v उस कण का वेग है। यदि m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गति करता है तो उससे संबंधित जो तरंगदैर्ध्य होगी वो होगी लैम्डा बराबर h/mv। लैम्डा बराबर h/mv। ये कहलाती है डी ब्रोगली का सिद्धांत। अब इसमें 2-3 सूत्र और हैं। लैम्डा बराबर h/√2 इंटू m गुणित गतिज ऊर्जा। ये एक और सूत्र है कि √2m इंटू गतिज ऊर्जा। एक और सूत्र है यदि कोई आवेशित कण है तो h/2m और इसकी जगह या तो EV या Q, EV या
क्यू। ये किस तरह से यूज करना है ये अभी मैं आपको बताता हूं। तो ये हो गए तरंग दैर्ध्य, ये कहलाता है डी ब्रोगली का सिद्धांत। ये कहलाएगा, डी ब्रोगली ने सर्वप्रथम बताया कि प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग भी संलग्न होती है। इस तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होती है h/mv या h/p, h/mv या h/p, जहां जो h है ये कहलाता है प्लांक का स्थिरांक, m जो है वह कण का द्रव्यमान और v जो है वो कहलाता है कण का वेग। ये जो सिद्धांत है ये कहलाता है डी ब्रोगली का सिद्धांत या डी ब्रोगली का सिद्धांत। ठीक, तो ठीक है बेटा। अब ये जो इसके बाद जो डी ब्रोगली के सिद्धांत है ये आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू।